हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में। जस्ट लाइक और आईए रूल्स 1956, इस सेशन में भी हम लोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के हम लोग ब्रीफिंग्स देखने वाले, कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है उस कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने जो हमारा यूपीपीसीएल जी इलेक्ट्रिकल का एक क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था फर्स्ट। ठीक है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपको। क्वेश्चन क्या था? व्हेन अ सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। हमारा सर्किट जो है, हम लोग कब ओपन सर्किट करके कहलाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जब हमारा करंट फ्लो होता है सर्किट में, वो हमारा जीरो रहता है। तो उसको दैट मीन्स उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर कमेंट किया, उनका नाम है बाबूराव गावंडे एंड धीरू यादव। सो शाउट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो इस सेशन को कंप्लीट ध्यान से देखना है। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेशन है, और सेशन के एंड में जो भी क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले करेक्ट आंसर कमेंट करना है। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट मेंशन कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है एसएससी जेईई और यूपीपीसीएल के। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट सेकंड जो है, जिसमें हम लोग 51 टू 100 क्वेश्चंस जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड नो। देखिए, ये जो पीडीएफ है इसका, ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, इसमें 134 पेजेस का एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के बारे में। इस सेशन को बनाने के लिए इसके लिए टाइम लगा, क्योंकि मुझे कंप्लीट 134 पेजेस को पढ़ना पड़ा काफ़ी अच्छे से, सो दैट उसमें से मैं आपको ब्रीफिंग करके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और पॉइंट्स आपको मैं बता सकूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हमें क्या बताता है। ओके, हम लोग पहले इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं। मैं आपको छोटी सी छोटी चीज़ें फिर हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, trading and use of electricity, and generally for taking measures conducive to development of electricity industry, promoting competition therein, protecting the interest of consumers and supply of electricity to all areas, rationalization of electrical tariffs, ensuring transparent policies regarding subsidies, promotion of efficient and environmentally benign policies, constitution of central electricity authority, regulatory commissions, and establishment of appellate tribunal। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयर टू। देखिए, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें ये एक्ट में क्या बताया गया, हमें 1956 में क्या रूल्स बताए गए थे, ठीक है, कि उसके वोल्टेज का लेवल कितना होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी आपने चैनल पे देखा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेशन है वो, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है उस वीडियो को। ओके, तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में हमें बताता है कि ये एक्ट हमें बताता है कि जिसमें हमारे पास जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और जो हम लोग प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं, जैसे डेवलपमेंट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, जो फिर हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसके जो डेवलपमेंट में जो हमारे नॉर्म्स आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन देयर इन, जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसर्स है, अदानी, रिलायंस, और डिफरेंट स्टेट्स के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स है, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की है। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स हमारा जो बीइंग एन कंज्यूमर, हमारा जो एक राइट होता है, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जो हमारे पास सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी सब रूरल एरियाज़ में, रैशनलाइजेशंस करना, दैट मीन्स यूनिफॉर्मिटी लाना। इलेक्ट्रिकल टैरिफ्स में जो हमारे इलेक्ट्रिकल टैरिफ है, जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, उसमें रैशनलाइजेशन हो, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमें बताता है। और हमें अब क्या बताता है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग सब्सिडीज, जो सब्सिडीज दी जाती है उसको भी हम लोग ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज उसमें ला सके, प्रमोट कर सके एफिशिएंट और एनवायरमेंटली बिनाइन पॉलिसीज। बिनाइन पॉलिसीज मतलब होता है काइंड, ठीक है, एनवायरमेंटल को कोई भी हार्म ना हो, इसी तरीके से हम लोग कुछ पॉलिसीज़ को डेवलप कर सके। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को एक हम लोग बना सके, सो दैट वो सारी चीज़ों का मैटर करे, सारी चीज़ों में लुक इन करे, देखे उसको, रेगुलेट करे, रेगुलेटरी कमीशंस, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल हो गया, मतलब इसका मीनिंग हो गया इसका कोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल
से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं, कुछ जो मामले रहते हैं जैसे हमारा नॉर्मल कोर्ट रहते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए यहाँ पे जो कोर्ट है हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू, उसी के रिगार्डिंग जो हमारे मैटर्स रहते हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी एस्टैब्लिशमेंट करे। ये सारी चीज़ें हमें द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, दैट मीन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ये सारी चीज़ें दर्शाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफ़ी ध्यान से आपको चीज़ें समझाया। आप इस सेशन को कंप्लीट विदाउट स्किप करके दिखा करिए, सो दैट आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में या फिर आगे चल के काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। ओके, तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। चल देखते सबसे पहले हमारा क्वेश्चन, Which sector of Central Electricity Act 2003 discusses the authorization to transmit, supply and distribute electricity? कौन सा सेक्शन CEA 2003 में हमारा डिस्कस करते हैं जो अथॉरिटी देते हैं हम लोग ट्रांसमिट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस है डिफरेंट। उसमें हमारे कौन से डिपार्टमेंट या फिर कौन से रूल से रिलेटेड सेक्शन है यही उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। मैं 134 पेजेस आपको मैं पढ़ाना एक इजी नहीं है, मैं बता दूँ, उसको अच्छे से एनालाइज करके मैं आपके सामने ये सेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए सब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सेक्शन 12 का हमें बताता है कि हमारा अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी देने के लिए ट्रांसमिशन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। इट डिस्कसेस द ऑथराइजेशन टू ट्रांसमिट, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 12 क्या हमें बताता है, नो पर्सन शैल ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी और अंडरटेक ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग एज अ नॉर्मल पर्सन हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी का, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास अगर कुछ दो एक्सेप्शंस हो, अनलेस ही इज ऑथराइज्ड टू डू सो बाय लाइसेंस इशूड अंडर सेक्शन 14 और इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 13। अगर हमारे पास लाइसेंस है सेक्शन 14 का, और या फिर अगर हम लोग सेक्शन 13 जो उनका लॉ है उसमें से अगर हम लोग एग्जाम्प्टेड है। सेक्शन 13 हमें क्या बताता है, पावर टू एग्जाम्प्ट, ठीक है, एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस। सेक्शन 14 हमें बताता है ग्रांट ऑफ लाइसेंस, अगर हमारे पास लाइसेंस है तभी जाके हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और अंडरटेक कर सकते हैं, दैट मीन्स हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा सेक्शन 12 ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको बताया आई रूल्स 1956, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा वॉच्ड सेशन है हमारे चैनल पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग से, और छोटी छोटी जो पॉइंट्स रहते हैं जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पॉइंट्स रहते हैं वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए। अगर आपने चैनल पे नए हो और आपने इसको नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In section dash, a person may construct, maintain or operate captive generating plant and dedicated transmission line. ओके, ध्यान में रखिएगा कौन से सेक्शन में एक कोई भी व्यक्ति हो या फिर एक इंडिविजुअल हो वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट को। कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट दैट मीन्स हो गया इसका मीनिंग कन्फाइंड। कन्फाइंड का मीनिंग हो जाता है एक कंप्लीट एक एरिया के अंदर सील्ड, एक अपना खुद का कन्फाइंड। कैप्टिव मतलब दैट मीन्स खुद का एक लिमिटेड, उसको हम लोग कह सकते हैं कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट एंड डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन। डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन दैट मीन्स वो उसी इंडस्ट्रियल एरिया में, मान लो कुछ एकर्स ऑफ एरिया है उसमें अपना खुद का एक पावर प्लांट यहाँ पे रिलीज कर दिया, ठीक है। उसमें से हम लोग वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, और खुद के लिए यूज़ भी कर सकता है। तो ये कौन से सेक्शन में आता है, तो ध्यान में रखिएगा सेक्शन 9 में ये चीज़ें कवर होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रोवाइडेड दैट, इसी के साथ साथ प्रोवाइडेड दैट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट थ्रू द ग्रिड शैल बी रेगुलेटेड एंड इन द सेम मैनर एज द जनरेटिंग स्टेशन ऑफ द जनरेटिंग कंपनी। इसका जो पावर उन्होंने कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट से उन्होंने पावर जनरेट किया वो रेगुलेटेड पावर होना चाहिए, जस्ट लाइक आवर जनरेटिंग स्टेशन। ओके, उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और रेगुलेशन ऑफ पावर सप्लाई वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए, यही हमें सेक्शन 9 बताता है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, डैश मीन्स अ प्रोसेस विच साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसेस 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ यूजफुल एनर्जी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। पावर जनरेशन, यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन या को जनरेशन। इसका मैं हिंदी में मीनिंग बताता हूँ। कौन सी प्रोसेस में हम लोग एक हम लोग अगर कुछ फ्यूल कन्वर्जन कर रहे, दैट मीन्स अगर हम लोग कुछ एक इसमें कोल लगा रहे और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे, ठीक है, तो उसमें हम लोग एक ही प्रोसेस को साथ में ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि स्टीम इंजन हमारा, स्टीम टर्बाइन से हमारी जो स्टीम है वो कुछ लॉस्ट हो रही है, ओके, बट हम लोग इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो स्टीम लॉस्ट हो रही है उसका कुछ हम लोग बेनिफिट नहीं ले रहे। तो ध्यान में रखिएगा अगर हम लोग एक फ्यूल से मल्टीपल चीज़ें अगर हम लोग हासिल कर सकते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग कोल दे रहे, जो स्टीम है बची हुई हम लोग उसको बाकी प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं को जनरेशन। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स
Cogeneration is the process by which simultaneously produces two or more forms of useful energy, okay, including electricity. इलेक्ट्रिसिटी तो इंक्लूडेड है ही उसमें, बट हम लोग उसमें 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम लोग करेक्ट आंसर कहेगा डी में। आपको मैं पिक्चर में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस पिक्चर में आप समझने के ट्राई करिएगा। यहाँ पे हमारे पास कमर्शियल पावर है, ओके। यहाँ पे हमने फ्यूल दिया, किसको दिया? गैस टरबाइन जनरेटर सेट्स को। वहाँ से उसकी एग्जॉस्ट गैस है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस में भी हीट होती है, तो उसमें हम लोग क्या हीट रिकवरी किया, ठीक है। जो स्टीम जनरेटर से जो एग्जॉस्टेड हमारी जो ये रहती है गैस, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर टरबाइन के बाद में आपने देखा होगा थर्मल पावर स्टेशन में जो स्टीम रहती है उसमें भी कुछ हीट कंटेंट रहता है, उसको हम लोग हीट रिकवरी जनरेटर में यूज़ कर सकते हैं। वहाँ की जो स्टीम है वो हम लोग एब्सॉर्प्शन चिलर में देके कूल वाटर में एयर कंडीशनिंग के लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स हो गया, हमने फ्यूल दिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे पहले प्रोड्यूस कर ही ली, ठीक है। बट उसके साथ में हम लोग कुछ इसमें एयर कंडीशनिंग भी उसमें हासिल कर लिया, हमने उसी के साथ स्टीम टरबाइन भी चला लिया बाकी प्रोसेसेस के लिए, और हमने प्रोसेस स्टीम जो है बाकी अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर लिया। दैट मीन्स हमने एक फ्यूल कंजर्वेशन से, एक फ्यूल से हमने मल्टीपल चीज़ें हासिल की, ठीक है। जैसे हमने फ्यूल यहाँ पे भी दिया ऑक्सिलरी बॉयलर में, ये सेम प्रोसेस आपको इसमें बताता है। दैट मीन्स हमने को जनरेशन किया है, एक के साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की और बाकी भी हमने 2-3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने प्रोड्यूस किया है। इसी को हम लोग कहते हैं को जनरेशन, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश मीन्स एनी रिडक्शन in consumption of electricity as a result of increase in the efficiency in supply and use of electricity। इसका मीनिंग होता है, इसका करेक्ट आंसर है बाय द वे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या हमको बताता है? रिडक्शन करना कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं इफिशिएंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग हमारे इलेक्ट्रिसिटी को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इंटरस्टेट, रीजनल एंड इंटर रीजनल ट्रांसमिशन। इसमें से हमारा कौन सा सेक्शन है जो हमारे इंटरस्टेट, जो हमारे इंटर कनेक्टेड ग्रिड है, जिसके हमारे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले, काफ़ी यूजफुल है, वो हमारे कौन से सेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आता है हमारा सेक्शन 25 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस मुझे देखिए 100+ वहाँ पे सेक्शंस है, बट उन सबको आपको कवर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सेशन, और वहाँ आपको एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछ सकते। इसलिए मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सेक्शंस है जो आपके रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी है, और या फिर आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वही हमने इसमें डिस्कस किया है। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो प्लीज़ ट्राई टू कमेंट योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल, ओके। देखिए तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 25। ये हमें बताता है इंटरस्टेट जो और रीजनल हमारे इंटरकनेक्टेड ट्रांसमिशन है, ये हमें इसके गाइडलाइंस भी बताता है, ओके। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी। इसको आप कभी भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ध्यान से आपके लिए बनाया है। और बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई नो यू ऑल आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एंड ये सब की जो पॉइंट्स है आपके काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स है, और कभी भी आपको कोई भी इसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और ये चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा एक इंडिया में है, हमारा जो ग्रिड कैसा ऑपरेट करता है और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और प्रीवियसली ग्रिड्स क्या है, हम लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ग्रिड मैनेजमेंट जो है हमारा 1960s में चालू हुआ था, ठीक है। जैसे डिफरेंट ग्रिड्स है स्टेट से, उसमें हमारे पास कितने थे? इनिशियली 5 ग्रिड्स थे, ठीक है। जिसमें हमारा था नॉर्दर्न, ये था हमारा नॉर्दर्न, ओके। ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न रीजन, ओके, ये ईस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन, ये हो गया हमारा वेस्टर्न रीजन, ओके। नॉर्थ ईस्टर्न, ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न, एंड सदर्न रीजन, ये हो गया हमारा सदर्न रीजन। ये हमारे पास 5 ग्रिड्स थी इनिशियली, ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि वन नेशन वन ग्रिड, दैट मीन्स हम लोगों को एक ग्रिड फॉर्म करनी थी, सो दैट हम लोग यूनिफॉर्मिटी ला सके। तो ध्यान में रखिएगा, अक्टूबर 1991 में नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न ग्रिड्स वेर कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो ग्रिड्स है नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न, ये ग्रिड हमारी कनेक्ट हो गई थी, ओके। दैट मीन्स इस दोनों भी ग्रिड्स को, जैसे हमारे पास पहले 5 थी, तो देन हमारे पास कितनी होगी? 4। ये कंप्लीट एक आप ग्रीन पोर्शन में मैंने आपको हाईलाइट करके बताया, ठीक है। ये इंटरकनेक्टेड होगी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या हुआ? मार्च 2003 में क्या हुआ? वेस्टर्न रीजन और नॉर्थ, ये जो हमारे कनेक्टेड ही नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारी फर्स्ट जो ग्रिड फॉर्म हो चुकी थी, वो भी हमारी वेस्टर्न रीजन के साथ कनेक्ट हो रही है। कब होगी? 2003 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड स्टेप में ये कंप्लीट एक जो एरिया है इन्होंने इंटरकनेक्टेड कर दिया, एक कंबाइंड कनेक्शन इसमें ला दिया, ठीक है, वन नेशन वन ग्रिड को फॉर्म करने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ? अगस्त 2006 में नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रिड वेयर
interconnected thereby 4 regional grids, northern, eastern, western and northeastern grids are synchronously connected to forming central grid operated at one frequency। एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने वाली ये हमारी कंप्लीट एक ऊपर की ग्रिड फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। ओके, कब हुई? 2006 के अंदर। देन हमारा लास्ट में क्या हुआ? 31 दिसंबर 2013 को सदर्न रीजन वॉज कनेक्टेड टू द, ये हमारा जो सदर्न रीजन है हमने कंप्लीट कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, और हमारे पास एक हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारा भारत, यहाँ पे हमारे पास एक वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया और हमने कंप्लीटली कनेक्ट कर दी बाय इन ऑन 31st of December 2013 the southern region was connected to the central grid in a synchronous mode with the commissioning of 765 जो हमारा रायचूर सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन है उससे हमने कनेक्ट करके हमारी वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी एक बन गई, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास पहले 5 ग्रिड्स थी और फिर अभी हमारे पास सिर्फ एक ग्रिड है और एक ही फ्रीक्वेंसी पे वो ऑपरेट होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ये कंसेप्ट था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। सेक्शन 34 डिस्क्राइब्स अस द, सेक्शन 34 इसमें से क्या डिस्क्राइब करता है हमें? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बारे में। तो हमें बताता है ग्रिड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जो ग्रिड स्टैंडर्ड्स के इंटरकनेक्शंस वगैरह होते हैं वो हमें यहाँ पे इसमें डिस्कस करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एवरी ट्रांसमिशन लाइसेंसी, ध्यान में रखिएगा लाइसेंसी का मीनिंग मैं आपको बता दूँ, शैल कंप्लाई with each technical standards of operation and maintenance of transmission line in accordance with the grid standard as may be specified by the authority। ध्यान में रखिएगा सेक्शन 34 हमें क्या डिस्क्राइब करता है? ग्रिड स्टैंडर्ड्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 54 डिस्क्राइब्स अस द अबाउट, ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखिएगा ये सेक्शंस में आपको जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डेंस में हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। डिस्क्राइब्स अस द about control of transmission and use of electricity where it is mentioned that no person, कोई भी इंसान other than the central transmission utility or a state transmission utility or a licensee shall transmit or use the electricity at rate exceeding dash watt and 100 volt। कोई भी एक पर्सन है इंडिविजुअल ये हमारा ट्रांसमिट नहीं कर सकता है एक लिमिटेड वैटेज और लिमिटेड वोल्टेज के बाद ऊपर, ठीक है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा हम लोग 250 वैट और 100 वोल्ट के ऊपर हम लोग खुद ट्रांसमिट नहीं कर सकते, यही हमें इस स्टेटमेंट में दिया है अंडर सेक्शन 54 विच डिस्क्राइब्स अस अबाउट द कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इट इज मेंशन्ड दैट नो पर्सन अदर देन सेंट्रल, कोई भी अदर देन, दैट मीन्स अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन यूटिलिटी या फिर स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी है वो भी कर सकते हैं और लाइसेंसी, ठीक है, वो हम लोग ट्रांसमिट नहीं कर सकते यहाँ इस रेट से, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इन CA 2003, ये मैंने CA शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, विच सेक्शन डिस्कसेस द यूज़ ऑफ मीटर। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स है हम लोग कौन से सेक्शन के अंडर यूज़ करते हैं? तो ध्यान में रखिएगा सेक्शन 55। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ओके। जितना मैं खुद एनालिसिस करता हूँ एग्जामिनेशन के पेपर्स के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन CA 2003 सेक्शन डैश डिस्क्राइब्स अबाउट द डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है हमारा सेक्शन 56 के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल वर्क सच एज प्रोवाइडिंग एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइंस और ओपनिंग अप स्ट्रीट्स फॉर सर्विस एटसेट्रा कवर्ड अंडर विच सेक्शन। हमें अब कभी कभी इलेक्ट्रिकल वर्क करना रहता है, आपने कभी देखोगे रास्ते कभी ओपन अप किए जाते हैं, कभी टनल्स के अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स लगाने के लिए कुछ वर्क किया जाता है, वो कौन से सेक्शंस के अंदर आता है? तो ध्यान में रखिएगा वो आता है सेक्शन 67 के अंदर आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया, ओके। लाइसेंसी में फॉर्म time to time but subject always to the terms and condition of his licensee within his area of supply of transmission where, यहाँ पे क्या बोला है? A licensee may from time to time but subject always to the terms and condition of his license within his area of supply or transmission or when permitted by the terms of his license or to lay down or to place electrical supply lines without the area of supply without that area to carry out work such as। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइसेंसी है, ठीक है, लाइसेंसी का मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लाइसेंस अंडर सेक्शन 14। जिस पर्सन को एक सेक्शन 14 के अंदर लाइसेंस मिला है ये सब वर्क करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं लाइसेंसी, ओके। ध्यान में रखिएगा वो क्या कर सकता है? टू ओपन अप एंड ब्रेक द सॉइल एंड पेवमेंट ऑफ एनी स्ट्रीट, रेलवे और ट्रामवे को,
to open a breakup or any sewer, drain, tunnel or under any street, railway, tramway, to alter position of any lines, work or pipes other than the main sewer pipe। ये सारे जो काम्स रहते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क करने के लिए, ये हमारे आते हैं सेक्शन 67 के अंदर। ये सारे जो काम रहते हैं, ठीक है, ट्रेंचिंग के हो गए, हम लोग रास्ते को तोड़ते फोड़ते और सारी चीज़ें जो आती है जब हमारा इलेक्ट्रिकल का वर्क रहता है, ये आता है हमारा सेक्शन 67 के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In CA 2003, Section 135 discusses the theft of electricity, punishment of for receiving stolen property, extinguishing the public lamp। Section 135 क्या डिस्कस करता है? थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए 135 सेक्शन। ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ सेक्शन है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस सेशन में रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो इस सेशन को लाइक करो और प्लीज़ आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करें जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। ओके, उनको काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्पफुल बेनिफिट मिलेगा। ओके, अगर आप नए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करिएगा, सो दैट इस तरीके के आपको सेशंस काफ़ी रेगुलरली मिलते रहे। Section dash of the CA 2003 provides information about theft of electric lines and materials। theft of electric lines and materials के बारे में हमारा कौन सा सेक्शन है, ध्यान में रखिएगा, सेक्शन 136। और सेक्शन 138 हमें क्या बताता है? इंटरफेरेंस विद मीटर्स एंड वर्क और वर्क्स ऑफ लाइसेंसी। इंटरफेरेंस विद मीटर और वर्क ऑफ लाइसेंसी, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है 138, इसलिए मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। ओके, अगर इस सेशन को आप लोग एक दो बार देख लोगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। फॉर एक्सटिंग्विशिंग पब्लिक लैम्प, whoever maliciously extinguishes any public lamp shall be punishable with a fine which may be extended to 2000 rupees और दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द सेक्शन डैश ऑफ CA 2003। अगर कोई भी इंसान पब्लिक लैम्प्स को बुझा देता है, कुछ उसकी तोड़फोड़ करता है, तो उसको 2000 रुपीज़ तक फाइन लग सकता है, ठीक है, या फिर पनिशेबल एक ऑफेंस है ये। और ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? ये आता है हमारा 141 सेक्शन के अंदर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर एक्सटिंग्विशिंग अ पब्लिक लैम्प, पब्लिक लैम्प्स को हम लोग डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इसको बंद नहीं कर सकते, ठीक है, ये पनिशेबल ऑफेंस है ये। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विच इज सेक्शन 141। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन डिस्क्राइब्स द गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू प्रोविजन रिलेटिंग टू ओवरहेड लाइन्स। हमारे ओवरहेड लाइन्स जो उसकी गाइडलाइंस है वो हमारा कौन सा सेक्शन बताता है? तो वो हमें बताता है सेक्शन 68। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन CA 2003 सेक्शन 57 प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट 57 नंबर का सेक्शन हमें क्या बताता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे जो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से हमने और सेक्शन से इसमें हमने डिस्कस किया है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। सेक्शन 57 हमें बताता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंसी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस सेशन में हमने डिस्कस कर ली, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। अगर इसके रिलेटेड भी चाहिए तो मैं PDF में आपको इंक्लूड करा दूंगा, उसको देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। हाउ मेनी ग्रिड्स वेयर देयर बिफोर वन नेशन वन ग्रिड एंड वन फ्रिक्वेंसी। वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी के पहले हमारे पास कितनी ग्रिड थी? तो इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो आई होप आपको इस सेशन समझ में आएगा। अगर इस सेशन को समझ में आएगा तो आप इस सेशन को लाइक करें, हमारे टेलीग्राम चैनल कोचिफाई_ऑफिशियल, हमारे नए चैनल कोचिफाई को जो सब्सक्राइब करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को आपको आपके फ्रेंड के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।